नमस्कार दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या किस आपकी गर्लफ्रेंड ने आपका साथ छोड़ दिया और आपको उसको उसको जवाब देने के लिए आप सोच रहे हैं कि हम एक अधिकारी बने, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आस पास के पड़ोसी आपसे जलते हैं, तो ये भाई वीडियो देखकर आप बिहार के भौगोलिक जो चैप्टर है, बिहार भूगोल से जितने प्रश्न बनते हैं ये आपके कंप्लीट हो जाएगा एक तरह से। और फिर अपने पड़ोसियों को और जिसने आपका साथ छोड़ा है उसको आप जवाब दे सकते हैं पढ़कर। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और पूरा आपको ध्यान से सुनना है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आप उसे नोट कर लेंगे। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम स्टैंड BPSC के टेलीग्राम पर जुड़ेंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, मैं समझ सकता हूँ दोस्तों एक एस्पिरेंट की समस्या, क्योंकि बहुत दुख तकलीफ़ होता है। जो बंदा एक तैयारी करने वाले होते हैं उसका दर्द कोई नहीं समझता है, ठीक है। और ख़ासकर PCS जैसे परीक्षाओं में बहुत तरह का इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन होता है कि ना निकलेगा तो लोग क्या कहेंगे, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। तो उसको इग्नोर करते हुए चलिए हम लोग आते हैं क्लास पर और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम देखिए फिगर है, ठीक है। एक तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे आपको और एक तरफ से ग्राफ मिलेगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले ऊपर देखिए फिगर में, आप देखिए फिगर में आएंगे तो चलिए फिगर सहित हम लोग देखेंगे। अगर इस फिगर की बात करें तो ये बिहार का क्षेत्रफल हो गया 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। अगर हम बिहार की चौड़ाई की बात करें, ये दिया हुआ है पूर्व से पश्चिम, तो 483 किलोमीटर है, ठीक है। और 383 है उत्तर से दक्षिण का, ठीक। और वही पूछ देगा आपसे कभी कभी कि बिहार का उत्तरी अक्षांशीय, तो उत्तरी अक्षांशीय आपका होता है 24, 20, 10 से 27, 31, 15, ठीक। 27, 31, 15 आप ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट पे आइए कि बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। डबल को सेकंड बोलते हैं, एक को मिनट, और ये डिग्री पॉइंट जो है ये डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ऐसे, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं, ऐसे तो भूल जाएंगे, आपको याद रखना है 24, 20, 10 से 27, 31, 15। 24, 20, 10 से 27, 31, 15 ये क्या है, उत्तरी अक्षांश। वही अगर हम इसका क्या बोलते हैं, ये ऊपर हालांकि मैंने बता दिया है, ग्रामीण क्षेत्रफल और शहरी क्षेत्रफल है। तो 92,257.51 किलोमीटर। अगर आप BPSC इस बार दे रहे हैं तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि BPSC कहीं से भी प्रश्न पूछेगा। और आपको मालूम है दोस्तों कि इस बार पटना में जो बहुत सारे शिक्षकों का मीटिंग हुआ था, ये नॉर्मलाइजेशन का बात किसने दिया, वैसे लोग हैं जो BPSC टीचर की तैयारी करवाते हैं, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया, नॉर्मलाइजेशन की बात बोला। तो नॉर्मलाइजेशन का बात होगा तो भाई डूबेंगे सभी लोग, ठीक है। जो पढ़ने वाले होंगे वो डूबेंगे, देख लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही गलत होगा, इसका विरोध करना चाहिए सबको। हम भी विरोध करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। चलिए तो आते हैं पॉइंट पे, ठीक। तो ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। और शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो 1905 से 49 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। आगे देखते हैं। उसके बाद है देखिए, अगर हम यह भारत की बात करें बिहार को, तो देखिए बिहार जो है भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, यानी 2.86% है, ठीक है। तो बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। और बिहार के उत्तर से दक्षिण की हम बात करें, मैंने बताया ही था कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345, ठीक है। 345 ऊपर माफ़ कीजिएगा, मैंने 383 बताया होगा, ठीक है ना। 383 483 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ऊपर जो बताया था ये 383 नहीं, 483 आपका है चौड़ाई है बिहार का, ठीक है। ये पूरब से पश्चिम का है और ये 345 जो है ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ठीक। उसके बाद देखिए समुद्र तट से बिहार की हम दूरी की बात करें तो 200 किलोमीटर है, ठीक। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 173 फीट, कहीं कहीं 52-53 सेंटीमीटर भी मिलता है दोस्तों, ठीक है। गंगा हुगली नदी मार्ग पर समुद्र से ये जुड़ा है, याद रखिएगा।
आगे देखते हैं। भूगर्भिक संरचना की बात करें इसमें तो चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और चट्टानें इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के आपको मिलेंगे, ठीक। ये देख लीजिए कौन कौन है। धरवार चट्टान, और उसके बाद है विंध्य समूह की चट्टान, टर्शियरी चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान, ठीक। तो ये 4 तरह की चट्टानें हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जिले में, ऑप्शन दे देता है 4 ऑप्शन की, इसमें बताइए कि कौन धरवार चट्टान है, कौन टर्शियरी है, कौन क्वाटरनरी चट्टान है, जिले का नाम दे देगा, ठीक। तो ऐसे में थोड़ा दिक्कत होता है, अब जान लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो देख लीजिए ये क्वाटरनरी चट्टान है। बिहार में सबसे ज़्यादा क्वाटरनरी चट्टान पाया जाता है, उसके बाद धरवार चट्टान, और उसके बाद विंध्य चट्टान, और उसके बाद टर्शियरी, ठीक। सबसे ज़्यादा क्वाटरनरी है। तो देख लीजिए पहले हम धरवार चट्टान के बारे में जानेंगे, ठीक। तो धरवार चट्टान ये कौन से युग का है, तो ये प्री कैम्ब्रियन युग का है दोस्तों, ठीक है। धरवार चट्टान की हम बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन युग का है, ठीक है। बिहार की जो धरवार चट्टानें हैं ये प्री कैम्ब्रियन युग का है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि बिहार के जो धरवार चट्टानें वो कौन से युग के हैं, तो ये प्री कैम्ब्रियन युग के हैं, ठीक। और ये दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है, ठीक। दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। और मुंगेर में स्थित जो खड़गपुर का जो पहाड़ी है वो भी धरवार चट्टान का ही है, यानी प्री कैम्ब्रियन युग का ही। तो मुंगेर में जो खड़गपुर का जो पहाड़ी है वो धरवार चट्टान का है। आप देखेंगे धरवार चट्टानें जमुई, नवादा, राजगीर में भी पाया जाता है। राजगीर हो गया, नवादा हो गया, जमुई, ये सब कौन से वहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं, तो धरवार क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और धरवार चट्टान की अगर हम बात करें कि उदाहरण हमसे पूछेगा तो स्लेट और क्वार्टजाइट, ठीक है। ये धरवार चट्टानों की उदाहरण है, ठीक। तो प्रश्न पूछ देगा कि धरवार चट्टानों का 2 उदाहरण बताइए, तो पहला आप स्लेट बता देंगे, दूसरा क्वार्टजाइट बता देंगे दोस्तों। क्लियर हो गया पॉइंट। आगे देखते हैं। विंध्य समूह की चट्टानें देखेंगे हम, ठीक है। विंध्य समूह की चट्टानें देख लीजिए, इसमें कहाँ ये है, ठीक है। तो विंध्य समूह की चट्टानें की अगर हम बात करें तो ये सोन नदी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और रोहतास और कैमूर में मिलेगा, ठीक है। विंध्य समूह की चट्टानें रोहतास और कैमूर में मिलेंगे। और इन चट्टानों से सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर और गंधक निर्माण के लिए पाइराइट मिलता है। आप देखेंगे कि रोहतास जो है कॉपर पाइराइट के लिए फेमस है दोस्तों। और बीपीएससी में बहुत तरह के यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार एसएससी, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक। तो आप देख लीजिए पॉइंट में जो है बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट और डोलामाइट, चूना पत्थर, ये सब विंध्य समूह की चट्टानें हैं। बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये सब विंध्य समूह की चट्टानें हैं। और इस समूह की चट्टानों का प्रयोग सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक जो स्मारक है, जैसे सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा देखे होंगे, वो विंध्य समूह की चट्टानें हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कम ही जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते होंगे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको आज मालूम चल जाएगा। यानी सासाराम में शेरशाह का जो मकबरा बना है वो विंध्य समूह की चट्टानों का उसमें प्रयोग हुआ है। आगरा में बहुत ऐसे स्मारक बने हैं, वो भी विंध्य समूह की चट्टानें हैं। दिल्ली में कई ऐसे मकबरा बने हैं, ठीक है, जो राजा महाराजा थे उनका मकबरा देखिएगा तो वो भी विंध्य समूह का चट्टानें हैं। जयपुर में भी ऐतिहासिक स्मारक स्थल है वो सब, ठीक है। अगर हम सारनाथ की बात करें, सारनाथ जहाँ गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था पहला, वहाँ सांची का बौद्ध स्तूप जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ भी ये सब क्या है, विंध्य समूह की चट्टानें हैं दोस्तों। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि अगर इसमें टर्शियरी युग की चट्टानों की अगर हम बात करें, अब ग्राफ में देखेंगे फिगर में टर्शियरी चट्टानें यहाँ पर है। बिहार में बहुत कम ही पाई जाती है टर्शियरी चट्टानें, ठीक है। तो ये देखिए टर्शियरी चट्टानें की बात करें तो ये पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में जाइएगा तो वहाँ पर रामनगर दून मिलेगा पहाड़ी, और सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक। तो ये सब टर्शियरी चट्टानें हैं। और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि सोमेश्वर की श्रेणी और रामनगर दून जो है वो कौन से क्रम की चट्टानें हैं, तो टर्शियरी चट्टानें। याद रखिएगा रामनगर दून पहाड़ी और सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ये टर्शियरी चट्टानों का बहुत बड़ा उदाहरण है। सब कॉन्सेप्चुअल है दोस्तों, ठीक। अगर हम बात करें इसमें, अब देखेंगे हम क्वाटरनरी चट्टान, ठीक। क्वाटरनरी चट्टान देखिए बिहार में बहुत ही भारी सबसे ज़्यादा बिहार में क्वाटरनरी चट्टानें ही पाया जाता है। तो हम अगर क्वाटरनरी चट्टानों का निर्माण की बात करें तो ये किस में हुआ है, प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। क्वाटरनरी चट्टानों का निर्माण
प्लीस्टोसीन काल के दौरान हुआ था। याद रखिएगा, क्वाटरनरी चट्टानों का निर्माण बिहार में प्लीस्टोसीन काल के दौरान हुआ है। और ये चट्टानें मुख्यतः जलोढ़, बालू बंजरी और बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट आदि से बना है। ठीक है, बनी होती है। यानी जो जलोढ़ मिट्टी है, बालू बंजरी है, बालू पत्थर है, कांग्लोमेरेट है, ये सब क्वाटरनरी चट्टान से ही बना हुआ है। इन चट्टानों का निक्षेपण की बात करें तो शिवालिक के उत्थान के बाद इसके दक्षिण में स्थित सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ। ठीक, सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ निक्षेप, शिवालिक के उत्थान के बाद हुआ है। नदियों द्वारा हम निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में मंद ढाल वाले विशाल मैदान का निर्माण हुआ। यानी नदियों के विक्षेपण की बात करें तो उसी से क्या हुआ है, बिहार का मैदान बना जो है उसी को मैदान कहा जाता है और उसी से इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। ठीक है, संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं होती है। ठीक है, एक समान नहीं होती है, याद रखिएगा। अगर हम आगे बात करें तो देखिए, पहाड़ के निकट जलोढ़ की गहराई अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक ठीक, उसके बाद है कि अगर हम ये बात करें पहाड़ियों के निकट जलोढ़ की गहराई इसकी बहुत ही कम होती है। ठीक है, पहाड़ियों के निकट जो जलोढ़ की गहराई है बहुत कम होती है वहाँ पर। आगे देखते हैं, क्वाटरनरी चट्टान ही है जो कि बहुत संख्या में बिहार में पाया जाता है। गंगा के दक्षिण भाग में बक्सर और मोकामा के बीच पाए जाते हैं। यदि आरा, डुमराव, बिहटा और पुनपुन को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ दिया जाए तो इसके समानांतर स्थित हिंज रेखा के पास जलोढ़ की गहराई 300 से 350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर तक हो जाती है। मुजफ्फरपुर और सारण के मध्य क्षेत्र में जलोढ़ की अधिकतम गहराई 1000 से 2500 मीटर तक बीच में पाई जाती है। और देखिए, बिहार में प्राकृतिक हम देखेंगे उच्च आधार पर कई तरह के जो पठार हैं उसको विभाजित किया गया है। ठीक है, तीन रूपों में इसे विभाजित किया गया। एक शिवालिक पर्वत श्रेणी तराई क्षेत्र में, और दूसरा बिहार का मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार है। तो अब बारी बारी से देखेंगे शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ऊंचाई के आधार पर, अगर हम ऊंचाई के आधार पर देखें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा रामनगर दून, दूसरा सोमेश्वर श्रेणी और तीसरा दून घाटी। दून घाटी को हरहा भी घाटी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो रामनगर दून की बात करें हम, ठीक है, तो देख लीजिए, रामनगर दून की बात करें तो रामनगर दून दक्षिण श्रेणी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, यह बिहार के दक्षिण में है रामनगर दून, और यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है दोस्तों। ठीक, और 214 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 240 किलोमीटर है। ठीक, अगर हम दून घाटी की बात करें या हरहा घाटी की बात करें तो ये 24 किलोमीटर है। ठीक, और ये सोमेश्वर के बीच, रामनगर दून और सोमेश्वर के बीच स्थित है। इस घाटी को अभी बताया हरहा घाटी भी बोलते हैं। सोमेश्वर श्रेणी की बात करें हम तो देखिए, इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना ठोरी तक 75 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये कितने, तो त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से लेकर भिखना ठोरी तक ये 75 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और सोमेश्वर श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के बीच सीमा का निर्माण करता है। तो दोस्तों, यही सोमेश्वर श्रेणी है जो बिहार और नेपाल के बीच सीमा का निर्माण करता है, याद रखिएगा। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार और नेपाल के बीच सीमा का निर्माण करता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें, बिहार की सबसे ऊंची चोटी है ये 874 मीटर है। ठीक है, 874 मीटर। और इस श्रेणी में नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप अनेक दर्रों का निर्माण हुआ है, जिसमें सोमेश्वर, भिखनाठोरी और मवात प्रमुख है। ठीक है, इन दर्रों से भारत एवं नेपाल के बीच संपर्क मार्ग का निर्माण हुआ है, पहले ही बताया। आगे देख लीजिए, बिहार का मैदान जानेंगे अब। तो देखिए, आपको मालूम है कि बिहार का मैदान का जो विस्तार है वो 90,650 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो बिहार का मैदान का विस्तार 90,650 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% है। बिहार का जो मैदानी भाग है
वो बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना है 96% है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तो बिहार, यहाँ से एक प्रश्न क्लियर हो गया कि बिहार में जो मैदान का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है। तो बिहार में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, वो भी कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी से। तो बिहार के मैदान का निर्माण अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, ठीक। और मैदान की औसत ऊंचाई की बात करें तो 1000 से 1500 मीटर के बीच स्थित है और ऊंचाई 60 से 120 मीटर। बिहार के मैदान में उत्तरी गंगा, देखिए अगर हम बिहार के मैदान को बांटने का प्रयास करें तो दोस्तों इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग, ठीक है। एक उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग बिहार के मैदान को, याद रखिएगा। अगर हम पहले अब देखेंगे इसमें उत्तरी गंगा के मैदान में क्या क्या है क्या नहीं है विशेषताएं, वो सब इस चीज़ देख लेते हैं इसमें। तो देखिए उत्तरी गंगा के मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्मित है। प्रमुख सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला है। तो उत्तरी गंगा का मैदान जो है ये घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला है, ठीक। ढाल और प्रवाह, इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण और उत्तर से पश्चिम की ओर है। ढाल प्रवाह की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाएंगे। आगे देख लेते हैं, ढाल और प्रवाह में देखेंगे तो इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा उत्तरी गंगा का मैदान में हमेशा ढाल जो होता है उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, ठीक है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अगर हम इसमें देखें नदियों के प्रवाह के कारण, इसमें नदियों के प्रवाह के कारण यह क्षेत्र कई दोआबों में विभाजित हो गया। तो बिहार में का जो मैदानी भाग है ये किसके कारण विभाजित होती है, तो नदियों के प्रवाह के कारण घाघरा, गंडक दोआब बनाते हैं, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब के कारण ये कई भागों में विभाजित हुआ है। आगे देख लीजिए, उत्तरी गंगा के मैदान में ही और कुछ भाग है इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। भौगोलिक संरचना और क्षेत्रीय विशेषता की बात करें हम इसमें, तो मैदान के नदियों के बीच स्थित बाढ़ क्षेत्र के को दियारा प्रदेश कहा जाता है। यानी बाढ़ का जो क्षेत्र होता है उसे दियारा प्रदेश कहा जाता है, जहाँ चार और क्षारण नामक आकृतियाँ पाई जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, चार और क्षारण नामक आकृतियाँ बिहार के कौन से संरचना में पाई जाती हैं, तो ये पाया जाता है दोस्तों दियारा प्रदेश में, ठीक है। दियारा प्रदेश में पाया जाता है जिसे चार और क्षारण कहते हैं। और उत्तरी गंगा के मैदान का उत्तरी भाग की बात करें तो यह दलदली भूमि और दलदली झीलों की अधिकता के कारण होता है। दक्षिण सीमांत की बात करें तो अपेक्षाकृत ऊंची है, जिसमें गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और रेत से बने जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में नदियों के प्रवाह पथ में विचलन देखा जा सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, विस्तार की अगर हम बात करें तो उत्तरी गंगा का मैदान निम्नलिखित जिलों में फैला हुआ है। उत्तरी गंगा के मैदान की बात करें कि उत्तरी गंगा का मैदान कौन कौन से जिले टच करते हैं, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, ठीक। सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया हो जाएगा। तो उत्तरी गंगा के मैदान से कितने जिले लगते हैं, 2, 4, 6, 8 जिले लगते हैं। कौन कौन जिले, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, याद रखिएगा। उसके बाद है गंगा का दक्षिणी मैदान। अगर हम गंगा का दक्षिणी मैदान गंगा नदी के दक्षिणी तट से शुरू होकर अगर इसकी बात करें तो देखिए ये दक्षिण तट से शुरू होकर छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ गंगा का दक्षिण मैदान। बिहार का दक्षिण मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये दक्षिण तट होकर गंगा नदी के दक्षिण तट से शुरू होकर छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। और यह मैदान राज्य के 19.36% क्षेत्र पर विस्तृत है और समतल है दोस्तों। अगर हम भौगोलिक संरचना और ढाल की बात करें तो मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है जो बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो यहाँ पर एक प्रश्न हो गया कि गंगा दक्षिण का मैदान अधिकांशतः बलुआ पत्थर से निर्मित है और मैदान में कॉप मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो दक्षिण गंगा का जो मैदान है वहाँ पर जो मिट्टी है वो कॉप मिट्टी पाई जाती है मैदान में, जो गहरी और चिकनी या पीली दोमट मिट्टी होती है, ठीक। रेतीला मिट्टी भी यहाँ पाया जाता है इसके चलते।
और इसके द्वारा लगने वाली प्रमुख नदियों की बात करें तो सोनपुर, पुनपुन, कर्मनाशा और फल्गु है। तो देखिए दक्षिण गंगा के मैदान में जो नदियां है वो पुनपुन, कर्मनाशा और फल्गु नदी है। नदियों द्वारा प्राकृतिक तटबंध और ताल का निर्माण किया जाता है जो इस क्षेत्र की जलवायु और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए दक्षिण का पठार, यहाँ से भी एक प्रश्न फिक्स है, एक प्रश्न पूछे जाते हैं दक्षिण के पठार से। तो देख लीजिए दक्षिण का पठार बिहार के सुदूर दक्षिण में स्थित है, जो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिले से लेकर पूर्वी मुंगेर और बांका जिलों तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये दक्षिण के पठार की अगर हम बात करें तो कैमूर जिले से लेकर पूर्व में मुंगेर और बांका जिलों तक फैला हुआ है, याद रखिएगा। मुंगेर, कैमूर से लेकर पूर्वी मुंगेर और बांका जिलों तक फैला हुआ दक्षिण का पठार। अगर हम भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसमें कई तरह की पहाड़ियाँ और पठार हैं। गया, मदार, बराबर और जैठवियन की पहाड़ियाँ हो जाएगी। गंगेश्वरी, राजगीर और सुकुरपीठ की पहाड़ियाँ है। बिहार शरीफ और मुंगेर की पहाड़ियाँ दक्षिण के पठार में ही आते हैं। कैमूर का पठार भी दक्षिण के पठार में आते हैं, जो कैमूर और रोहतास जिलों में। कैमूर का पठार कैमूर और रोहतास दोनों में ये कंपेयर साझा करता है। ठीक, अब प्रमुख नदियों की बात करें तो देखिए दक्षिण के पठार में कौन कौन सी नदियाँ, सोन नदियाँ है। यह नदी कैमूर के पठार और छोटा नागपुर पठार को अलग करता है। सोन नदी जो इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देख लीजिए बिहार की जलवायु देखेंगे हम। ठीक है, तो बिहार की जलवायु देखिए यहाँ से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स है दोस्तों। इतना VVI है कि हमेशा एक प्रश्न यहाँ रहता है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ फिक्स रहता है। तो बिहार में मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो इसे उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, या बोल सकते हैं। तो बिहार में मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बिहार में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो मानसून पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण भी देखने को काफ़ी मिलता है। अगर हम जलवायु की भौगोलिक विविधता की बात करें तो पूर्वी भाग में यहाँ की जलवायु आर्द्र होती है, जिसका अर्थ है अधिक नमी और वर्षा। तो पूर्वी भाग में जो पूर्वी भाग हैं, ठीक है, जलवायु बिहार के पूर्वी भाग में जो ज़िले हैं वहाँ पर जलवायु हमेशा क्या रहता है, आर्द्र होता है और ज़िलों की अपेक्षा, और अधिक नमी और वर्षा वहाँ होता है पूर्वी भाग में। ठीक है, अगर हम पश्चिमी भाग की बात करें तो यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क होती है, जहाँ नमी वर्षा बहुत कम होती है। नमी वर्षा तो न के बराबर ही होता है, समझ लीजिए, कभी कभी होता भी है। तो कोपेन की जलवायु की बात करेंगे। कोपेन की जलवायु से एक प्रश्न फिक्स रहता है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तरी बिहार देखिए CWG कोपेन की जलवायु सर्दियों में सूखा और गर्मियों में वर्षा, सर्दियों में सूखा और गर्मियों में वर्षा होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, CWG अर्ध उपोष्ण जलवायु बोलते हैं। CWG कोपेन की जलवायु। ठीक, उत्तरी बिहार, CWG उत्तरी बिहार, याद रखिएगा। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा कि कोपेन की जलवायु में CWG उत्तर बिहार के दक्षिण बिहार, तो बोलिएगा कोपेन की जलवायु में CWG उत्तरी बिहार के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, और कोपेन की जलवायु में AW किसके लिए प्रयोग होता है, दक्षिण बिहार। AW दक्षिण बिहार, CWG उत्तर बिहार, AW दक्षिण बिहार। ठीक, आगे देखिए जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कुछ कारक हैं जो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। हिमालय उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जिससे ठंडी में भीषण ठंड और मानसून की गतिविधियों पर असर पड़ता है। कर्क रेखा से निकटता के कारण गर्मियों में अधिक तापमान रहता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं मानसून के दौरान वर्षा लाती है। ग्रीष्मकालीन तूफान देखिए, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं ये क्या होती है, मानसून के दौरान वर्षा लाती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। और देखिए ग्रीष्मकालीन तूफान की बात करें तो इसमें ग्रीष्मकालीन तूफान में कैसे कैसे बात आएंगे इसमें कि अचानक परिवर्तन हो जाएगा। कभी देखिएगा गर्मी होगा और अचानक आंधी तूफान आ जाएगा, कभी बारिश आ गया, तो इसको हम लोग ग्रीष्मकालीन तूफान, पाठ्यांक कम होने लगता है उस समय। अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो यह प्रमुख रूप से जून से सितंबर तक वर्षा लाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो यह जून से सितंबर तक वर्षा लाता है, जिससे राज्य की कृषि और जलवायु में काफ़ी मददगार होता है।
बिहार की ऋतुएं से भी देख लेते हैं, यहाँ से जो प्रश्न बनने वाले होते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु का आगमन मार्च से जून के बीच होता है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु का आगमन मार्च से जून के बीच शुरू हो जाता है दोस्तों। यानी ठंडी आपका नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 4 महीना, ठीक। तो मार्च के बाद से आपका गर्मी शुरू हो जाता है। तो सूर्य के उत्तरायण होने के कारण इस समय तापमान बढ़ता है और मई का महीना सबसे गर्म होता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण पूर्वी बिहार में बारिश होती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। अब बिहार का सबसे गर्म स्थान का कौन सा जिला है, तो गया हो जाएगा, और सबसे ठंडा गया ही होता है, याद रखिएगा। वर्षा ऋतु जो आगमन होता है बिहार में, ये जून से अक्टूबर के बीच आता है। वर्षा ऋतु का आगमन जून से अक्टूबर, ठीक। तो वर्षा ऋतु का आगमन जून से अक्टूबर के बीच होता है। और बिहार में मानसून अभी बताया जून से अक्टूबर, और सबसे अधिक वर्षा जुलाई में होता है और अगस्त में, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त में होता है। बिहार में वर्षा का मुख्य रूप से देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होता है। बिहार में अधिकतम वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा की बात करें तो देखिए, सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होता है और सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूखंड पर होता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है, सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिम में स्थित एक जगह है त्रिकोणीय भूखंड पटना के बगल में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मध्य अक्टूबर से नवंबर तक मानसून वापस जाने के क्रम में होता है। शीत ऋतु का आगमन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो शीत ऋतु के आगमन की बात करें तो देखिए, ये झंझावातीय वर्षा होता है, ठीक है। और भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न चक्रवाती तूफानों से इस समय वर्षा होती है, जो रबी फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो रबी फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जनवरी, जिसमें औसत न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी गिरता है जनवरी में। बिहार की मृदा की बात करें हम, तो बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक, रासायनिक तथा बिहार की मिट्टी के बारे में ये चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। तो कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक, रासायनिक और संरचना विशेषताओं के आधार पर बिहार की मृदा को 3 भागों में बांटा है। पहला है गंगा के मैदानी उत्तरी मैदान, और गंगा के दक्षिणी मैदान, और दक्षिण पठार की मृदा, ठीक। तो उत्तरी बिहार के मैदान की हम बात करें तो देखिए, इसमें ग्राफ में देख सकते हैं मार्किंग है। 1 नंबर में उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी की बात करें तो जो ऑरेंज है वो क्या है, पर्वतीय मिट्टी है, और जो ब्लैक टाइप में है वो तराई मिट्टी है। और देख लीजिए, हम मार्किंग कर कर दिखा देते हैं। ये जो है पर्वतीय मिट्टी, तो ये आपके पर्वतीय मिट्टी हो जाएगा, ये वाला, ठीक। अगर हम तराई मिट्टी की बात करें तो ये तराई मिट्टी हो गया, ये सब ये तराई मिट्टी हो गया। अगर हम पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। नवीनतम निर्मित जलोढ़ या खादर मिट्टी की बात करें तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका नवीनतम जलोढ़ खादर मिट्टी, ये, ठीक। और ये पुरानी जलोढ़ है, ये पुरानी जलोढ़, ठीक। तो यहाँ पर मार्किंग कर कर दिया हुआ है, आप इंडिकेट कर लेंगे, ऐसे आसान रहेगा समझने में। अब आते हैं हम लोग डिटेल जानते हैं गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा के बारे में। तो देखिए, इसमें अभ्रक, लौह-अयस्क, क्वार्टजाइट, क्वार्ट्ज जिसको बोलते हैं, फेल्सपार जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी प्रचुर का मात्रा सबसे अधिक हुआ। तो गंगा के उत्तरी मैदान में अभ्रक, लौह-अयस्क, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, ये ऐसे खनिज प्रचुर मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान में 3 प्रकार की मृदा मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो दलदली या तराई क्षेत्र बोलते हैं, खादर या नवीन जलोढ़ बोलते हैं, बाल सुंदरी मृदा या बांगर मिट्टी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा आपको। दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में। यह मिट्टी बिहार के उत्तर सीमा से लेकर पश्चिम चंपारण की पहाड़ी के साथ साथ किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है, और इसका रंग हल्का पीला तथा भूरा होता है। तो दलदली तराई क्षेत्र की मिट्टी जो होती है, हल्का पीला रंग और भूरा होता है,
और इस मिट्टी के ज़्यादातर भागों में कंकड़ तथा रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरता मध्यम श्रेणी की होती है। खादर अगर हम नवीन जलोढ़ की बात करें तो यह मिट्टी जो है सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, पूर्णिया, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि खादर मिट्टी कौन कौन से जिले या नवीन जलोढ़ मिट्टी कौन कौन बिहार के कौन जिले में पाया जाता है। तो सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, पूर्णिया जिले के कोसी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, पूर्णिया। ठीक, यह मिट्टी काफ़ी उर्वरक होती है जिसमें धान, गेहूँ, जूट की खेती की जा सकती है। जैसे कि हम धान की खेती करते हैं लोग, गेहूँ, ठीक है, धान गेहूँ, तो ऐसे इन सब जिलों में ज़्यादा होता है। गहरे भूरे रंग की होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी। अगर हम बांगर मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो देखिए बांगर मिट्टी आपका यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर कहते हैं, याद रखिएगा। बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी कहते हैं, जिसमें चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है। इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय तथा रंग हल्का भूरा, गहरा भूरा या सफ़ेद होता है। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिण भाग से शुरू होकर सहरसा, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर के दक्षिण भाग, समस्त सारण जिला तथा चंपारण के दक्षिणी पश्चिम भाग में पाई जाती है। इस मृदा के क्षेत्र में आम, लीची तथा केले के बागान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें धान, गेहूँ, मक्का, ईख, तंबाकू आदि हैं। तो याद रखिएगा, इसके प्रमुख फसल है धान, गेहूँ, मक्का, ईख, तंबाकू। धान, गेहूँ, मक्का, ईख, तंबाकू, ये क्या है, इसके प्रमुख फसल हैं। आगे देखिए, अगर हम ताल की मिट्टी की बात करें तो देखिए यह मिट्टी गंगा के दक्षिण तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है। ताल मिट्टी दक्षिण तट से 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है, जिसे हम ताल के नाम से जानते हैं। और यह महीन से मोटे कण वाली धूसर रंग की मिट्टी होती है, जो काफ़ी उर्वरा होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है। यह मिट्टी रबी की फसल के लिए भी श्रेष्ठ मानी जाती है। उसके बाद है पुरानी जलोढ़ या करेल कावल मिट्टी। ठीक है, पुरानी जलोढ़ को ही करेल कावल मिट्टी बोलते हैं। ठीक, तो यह मिट्टी रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर के क्षेत्र में मिलती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर में मिलती है। और यह गहरे पीले और भूरे रंग की होती है। इसमें जल ग्रहण की क्षमता अत्यधिक होती है। ठीक है, काफ़ी पानी लगता है इस सब मिट्टी में। करैल कावल मिट्टी की प्राकृतिक अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। तो बोल सकते हैं पुरानी जलोढ़ की जो प्राकृतिक होती है अम्लीय, क्षारीय दोनों होता है। और इस मिट्टी में उर्वरक शक्ति काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। आगे अगर हम देखें बलथर मिट्टी की बात करें तो ये गंगा के दक्षिण सीमा पर जिस स्थान से छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र शुरू होता है, इस मृदा का संकीर्ण क्षेत्र वहीं पर स्थित होता है। ठीक, तो बलथर मिट्टी में रेत और कंकड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, बलथर मिट्टी में रेत और कंकड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका रंग पीला तथा लाल होता है। इस मिट्टी की प्राकृतिक अम्लीय कैसी होती है, अम्लीय होती है। बलथर मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। और इसमें देखिए कुर्थी, अरहर, ज्वार, बाजरा की खेती होती है। इसमें अरहर, ज्वार, बाजरा की खेती होती है बलथर मिट्टी में। मिट्टी से एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बिहार के दक्षिणी पठार की मिट्टी दो प्रकार की होती है, लाल और पीली, और एक लाल बलुका मिट्टी होता है। तो देखिए लाल एवं पीली मिट्टी की बात करें तो इस मृदा का निर्माण अगण्य और रूपांतरित चट्टान के टूटने से हुआ है। तो लाल और पीली मिट्टी का निर्माण अगण्य और रूपांतरित चट्टान के टूटने से हुआ है। और यह मुख्य रूप से बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर तथा खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस मृदा का लाल रंग इसमें लौह तत्व की अधिकता के कारण होती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से मोटे अनाज तथा दलहन की खेती की जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से मोटे अनाज तथा दलहन की खेती की जाती है। लाल वलुका युक्त मृदा, यह मृदा रोहतास तथा कैमूर जिले के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, लाल वलुका मिट्टी की बात करें तो यह मृदा रोहतास, कैमूर जिले के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। और इस मृदा में बालू की मात्रा अधिक होने के कारण यह क्या होती है, काफ़ी उपजाऊ नहीं होती है, अनुपजाऊ बोलेंगे, यानी काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर फसल होते हैं इस मिट्टी में। और इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज ही उपज होते हैं। तो बाजरा और ज्वार इन्हीं यहाँ पर लाल बलुआ मिट्टी में ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको
निम्नलिखित में से जैसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कई बार, तो यहीं से प्रश्न ज़्यादा आते हैं कि इसमें कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, ऐसे तो ये सब वहाँ पर रहता है। तो नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पड़ने वाली वनस्पतियों के नष्ट हो जाने, अनियंत्रित पशुचारण, पहाड़ी ढालों पर होने वाली कृषि तथा अनियंत्रित खनन प्रक्रिया ने इस राज्य की उपजाऊ मिट्टी के भूपृष्ठीय आवरण को काफ़ी हानि पहुंचाई। मृदा अपरदन के कारण नदी घाटियों में अवसादन तथा बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। अब मृदा अपरदन की इस समस्या में बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। अब देखिए, मृदा को संरक्षित रखने हेतु कुछ अपनाए जाने वाले उपाय देखिए कैसे कैसे इसको बचाया जा सकता है। तो पहला है, परत भूमि पर घास व पेड़ पौधे लगाकर मृदा के कटाव पर रोक लगाया जा सकता है। दूसरा है, पर्वतीय ढाल पर वृक्षारोपण करेंगे तो कम होगा ऐसा। अगर हम परिरेखीय जुताई और पट्टी कृषि पद्धति पर बल दें तो ज़्यादा विकास होगा। उसके बाद पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि करना अगर शुरू किया जाए तो ऐसे हो सकता है, काम आएगा। त्रिवीय ढलान पर अवरोधक बांध का निर्माण ताकि अवनलिका अपरदन को रोका जा सके। उसके बाद है, फसल चक्र की प्रक्रिया अपनाकर मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का प्रयास किया जा सकता है। अतिचारण पर नियंत्रण और वृक्षारोपण के माध्यम से वायुरोधक प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट उपाय है कुछ। बिहार का अपवाह तंत्र है, देख लीजिए, इसमें सब बताया गया है। गंडक, कोसी, फल्गु सब का चित्र है, देख सकते हैं आप। बिहार में अपवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः नदियों, झीलों, आर्द्रभूमि, जलप्रपात तथा विभिन्न गर्म जलकुंडों को शामिल किया जाता है। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत विभिन्न नदियों से निकाली गई नहरें और नलकूप, तालाब, कुआं जो है उसके माध्यम से सिंचाई किया जाता है। अब देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ जो है वो निम्नलिखित हैं। तो पहले गंगा नदी देख लीजिए, ठीक। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो इसमें देखिए आपका गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनदी से होता है। यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री से होता है। और गंगोत्री कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और देवप्रयाग भी कहाँ है? उत्तराखंड में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलन से इस गंगा का नाम देवप्रयाग पड़ा, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देवप्रयाग, ठीक, जहाँ मिलन हुआ। अगर हम लंबाई और प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है और भारत में कुल गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। बिहार में गंगा की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर और भारत में गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। अब देखिए, बिहार में गंगा मुख्य रूप से निम्नलिखित से होकर गुजरती है। तो कहाँ कहाँ से देख लीजिए, गंगा बक्सर से निकलती है, भोजपुर में पहुँचती है, फिर सारण होते हुए पटना पहुँचती है, ठीक। फिर पटना से वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, इतने जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है दोस्तों, ठीक है। सिवान इसमें नहीं है, ठीक है। मुजफ्फरपुर भी नहीं है इसमें। तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण और पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर, कटिहार। उसके बाद देखिए गंगा बिहार में प्रवाह कैसे होती है। तो गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां है आपके बाईं ओर, देख सकते हैं फिगर में बताया है। तो ये उत्तर से मिलने वाली नदियां है घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, महानदी। गंगा नदी से मिलने वाली प्रमुख नदियां है ये घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, महानंदा बोल सकते हैं। उसके बाद है दक्षिण से मिलने वाली गंगा में कौन कौन सी नदियां हैं? तो ये सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, क्यूल। दक्षिण की ओर मिलने वाली गंगा में वो नदियां है सोन, कर्मनाशा, पुनपुन हो जाएगा। अगर हम पटना में गंगा का विस्तार की बात करें तो देख लीजिए, गंगा नदी का बिहार में सबसे लंबा विस्तार पटना जिला है,
कौन सा ज़िला है? पटना है। और पटना ज़िला में गंगा नदी की लंबाई 99 किलोमीटर है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पटना ज़िला में गंगा की नदी लंबाई जो है वो 99 किलोमीटर है। अब देख लेते हैं आपका घाघरा है। घाघरा को सरयू नदी भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? देखिए, घाघरा नदी जिसे हम सरयू और करनाल भी कहा जाता है, इसका उद्गम स्थल तिब्बत के पठार पर स्थित माप माप चोचुंग हिमनद ग्लेशियर से होता है। तो घाघरा या सरयू नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के पठार पर स्थित माप चोचुंग हिमनद से होता है। माप चोचुंग हिमनद से होता है, जो मानसरोवर झील के पास स्थित है दोस्तों, ठीक। बिहार में प्रवेश और प्रवाह की हम बात करें तो यह नदी दरौली के पास बिहार में प्रवेश करती है। रिविलगंज के पास यह नदी गंगा में मिल जाती है। रिविलगंज कहाँ पड़ता है? छपरा के सारण में पड़ता है। अब बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 83 किलोमीटर है। घाघरा की हम बात करें तो बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। तो आगे देखिए, नदी का मार्ग और प्रमुख संगम। घाघरा नदी चौसा, जहाँ पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध बोलते हैं। और बक्सर का युद्ध याद कीजिए, 1764 बक्सर के पास ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1764 में जो हुआ था वो था। उसके बाद अगर हम बात करें, ये कटिहार और साहेबगंज के बीच सीमा बनाती है। सोन नदी की बात करें तो सोन नदी गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी है। और इसका सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का अमरकंटक होता है। यहाँ से एक ही प्रश्न बनेगा, अमरकंटक वाला। प्रवाह क्षेत्र से उतना नहीं पूछा जाता, हालांकि जानकारी के लिए आप जान लीजिए। यह नदी रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है और पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में अगर हम बिहार में लंबाई की बात करें तो कुल 202 किलोमीटर, संपूर्ण लंबाई लगभग 784 किलोमीटर होता है। सोन नदी की सहायक, हाँ, सहायक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सोन नदी के प्रमुख सहायक है गोपद, कनहर, उत्तरी कोयल, रिहंद। तो सोन नदी के सहायक है गोपद, कनहर, उत्तरी कोयल, रिहंद। गोपद, कनहर, उत्तरी कोयल, रिहंद, ये सोन नदी के सहायक हैं दोस्तों, ठीक है। गंगा के संगम से 3 मुख्य नदियाँ हैं, घाघरा, गंडक और सोन। और उनकी सहायक नदियाँ गंगा नदी से पटना जिला में जुड़ती है दोस्तों। कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए काफ़ी कुख्यात है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये तबाही मचा देता है जब आता है। इस साल भी आया, कितने ज़िले दह गए दोस्तों। अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिले से होकर बहती है और गंगा में मिल जाती है। तो प्रवाह क्षेत्र में देख लीजिए, यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों से होकर बहती है और अंत में गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, कोसी की सहायक नदियों की हम बात करें तो इसमें देख लीजिए, सनकोसी है, ठीक है। क्या है? सनकोसी है, ताम्रकोसी है, तुमर कोसी है, भूत कोसी है, लीचू कोसी है, दूध कोसी है, इंद्रावती है, अरुण कोसी। तो देखिए, कोसी के सहायक नदी में एगो ट्रिक देखिए, जिसके अंत में कोसी लगा होगा वो कोसी के सहायक है, और बाकी जिसमें एगो में कोसी नहीं लगा है, ठीक है, इंद्रावती। तो ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि कोसी के सहायक नदी कौन, तो ऑप्शन में ज़्यादा इंद्रावती वाला ज़्यादा देता है, तो इंद्रावती वाला आप याद रखिएगा। बाकी में तो कोसी लगा हुआ है तो कोसी टिक मार देंगे, ठीक। अब देखिए, गंडक के बारे में। गंडक के बारे में क्या है दोस्तों कि गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल से होता है, ठीक है। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल से होता है और यह भैंसालोटन के पास बिहार में प्रवेश करता है, ठीक। गंडक नदी का मूल उद्गम नेपाल कहाँ है? तो ये नेपाल में है, ठीक है। तो ये गंडक नदी का मूल उद्गम स्थल नेपाल में पड़ता है और ये भैंसालोटन के पास बिहार में प्रवेश करता है। इस नदी के अन्य नाम बात करें तो सप्तगंडकी या काली गंडक, नारायणी या शालिग्रामी और सादानीरा है, ठीक। अगर हम इसकी बात करें प्रवाह क्षेत्र और लंबाई की, तो बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है, 260 किलोमीटर है। और बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। यह पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण और मुजफ्फर जिलों से होकर बहती है। गंडक नदी मुजफ्फरपुर, मकेर होते हुए अगर आप मुजफ्फरपुर जाएंगे तो बीच में गंडक मिलेगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर जाएंगे तो सारण, मुजफ्फरपुर तो ऐसे हो गया, चंपारण और गोपालगंज।
अगर इसकी हम संरचना की बात करें तो यह प्रमुख नगर बैराज गंडक नदी पर पश्चिम चंपारण जिले में निर्मित है। ठीक है, तो वाल्मीकि नगर का बैराज जो है ये गंडक नदी पर पश्चिम चंपारण जिले में निर्मित है। अगर हम त्रिवेणी नहर की बात करें तो बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, जो गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। गंडक नदी की सिंचाई परियोजना और बैराज उत्तर बिहार के कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने में मदद करते हैं। अगर हम बूढ़ी गंडक की बात करें तो बूढ़ी गंडक नदी को सामान्यतः गंडक नदी की एक परित्यक्त धारा माना जाता है। बूढ़ी गंडक नदी को सामान्यतः गंडक नदी की एक परित्यक्त धारा माना जाता है। यह गंगा की एक सहायक नदी है और इसे उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। यह गंगा की एक सहायक नदी है और इसे उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। उत्पत्ति और प्रवाह क्षेत्र की बात करें हम तो इसका उद्गम चौतरा चौर से होता है। ये प्रश्न नहीं बनेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको देखेंगे। बूढ़ी गंडक, इसमें देख लीजिए सहायक नदियाँ पूछा जाता है तो मसान, बालोर, पंडई, डंडा, सिकटा, त्यूर और धनौत हो गया, कोहरा हो गया, तिलावे हो गया, अनजान कोट हो गया, ये सब सहायक नदी है। और यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि बूढ़ी गंडक के सहायक नदी कौन है। ठीक, अगर हम बागमती नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल महाभारत की श्रेणी नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और बिहार में इसकी कुल लंबाई 394 किलोमीटर है बागमती। और खास यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे आपके, सहायक नदियाँ देखना पड़ेगा। तो बागमती की सहायक नदी लाल वरकैया है, विष्णुमती है, लखनदेई है, अधवारा है, सिपरी धार है, कोला है और छोटी बागमती है। कोला, छोटी बागमती, सिपरी धार, विष्णुमती, लखनदेई, अधवारा, ये सब क्या है? बागमती के सहायक नदी हैं। अगर कमला नदी की बात करें तो कमला नदी का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी के नेपाल से होता है। ठीक है, और यह नदी जयनगर, बिहार का अंतिम जिला जयनगर है। ठीक है, मधुबनी से बिहार में प्रवेश होते हुए आता है। अगर हम इसके बिहार में कुल लंबाई की बात करें तो 120 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र देख लीजिए, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा और खगड़िया जिला से होकर बहती है दोस्तों। ठीक है, अब प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो सोनी, ढोरी, भूतही, बलान। ठीक है, तो याद रखिएगा कमला का सहायक नदी सोनी, ढोरी, भूतहा, बलान, ये सब किसकी सहायक है? तो कमला का। आगे देख लीजिए फल्गु नदी। ठीक, इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फल्गु नदी के किनारे हमारे कई ऐसे जो राजा महाराजा थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। राजा महाराजा को बोल सकते हैं महात्मा बुद्ध। ठीक है, निरंजना, इसी को बोलते हैं। देखिए, अगर हम फल्गु नदी की उत्पत्ति की बात करें तो छोटा नागपुर के पठार से होता है। यह एक मौसमी नदी है जो वर्षा ऋतु में बहती है। कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र और मुख्य धारा, इस नदी को बोधगया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद फल्गु कहा जाता है। इस नदी को बोधगया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद फल्गु कहा जाता है। निरंजना इसकी मुख्य धारा है और लोकायन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। फल्गु नदी का धार्मिक महत्व है, विशेष रूप से बोधगया के क्षेत्र में, जहाँ यह नदी विष्णुपद मंदिर के पास बहती है। हम महानदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में होता है। ठीक है, और इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा का निर्धारण करता है। यह नदी उत्तर बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में प्रवाहित होता है। यह बिहार से गुजरते हुए पुनः पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है और अंततः बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिल जाता है। अगर इसके प्रमुख सहायक नदियों की बात करें महानंदा का, तो मेची और कंकई महानंदा का सहायक नदी है। मेची और कंकई। पुनपुन की बात करें तो पुनपुन नदी का उद्गम चौराहा जो है, उद्गम चौराहा पहाड़ी, ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के पलामू में। ठीक है, और यह एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो औरंगाबाद अरवल से प्रवाहित होते हुए फतुहा, पटना के समीप गंगा में मिल जाता है। अगर हम इसके प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो दीर्घा हो जाएगा, मोरहर हो जाएगा, राम रेखा हो जाएगा। ठीक, तो दीर्घा, मोरहर, राम रेखा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए कर्मनाशा नदी की हम बात करें तो इस
इसका उद्गम स्थल कैमूर के पहाड़ी से होता है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कैमूर के पहाड़ी से होता है और यह गंगा के एक सहायक नदी है। ठीक है, कर्मनाशा नदी गंगा का सहायक नदी, याद रखिएगा। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कुल लंबाई 192 किलोमीटर है बिहार में, और यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करता है। इम्पोर्टेंट है, बिहार का कौन सा नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा निर्धारण करता है? तो कर्मनाशा नदी है। ठीक है, और आरा और बक्सर से होते हुए चौसा के निकट गंगा नदी में मिल जाता है। क्यूल नदी की बात करें हम तो क्यूल नदी का उद्गम झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित टिसरी पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो क्यूल नदी का उद्गम झारखंड से गिरिडीह जिले में स्थित टिसरी पहाड़ी से होता है। अगर हम प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यह नदी जमुई लखीसराय जिलों से होकर बहती है। यह नदी जमुई और लखीसराय जिलों से होकर बहती है। सूर्यगढ़ के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तरी कोयल की बात करें तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम रांची के पठार के मध्य भाग में गुमला जिले के एक छोटे से गांव कुटवा से होता है, और यह झारखंड राज्य की एक प्रमुख नदी है। अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो प्रवाह क्षेत्र में देखिए, यह नेतरहाट के पूर्व से गुजरते हुए पलामू जिला, पलामू उत्तराखंड में पड़ता है, नहीं सॉरी, पलामू जिला एक उत्तराखंड में है और एक झारखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बात कर रहा है? झारखंड वाला। ठीक, तो पलामू जिले के हैदरनगर के पास सोन नदी में मिल जाती है, जो स्वयं गंगा नदी की एक उपनदी है। अगर इसके कुल लंबाई की बात करें तो 260 किलोमीटर है। उत्तरी कोयल नदी सोन नदी में संगम इसे बिहार के जल संसाधन के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। यह नदी झारखंड और बिहार दोनों राज्यों के कृषि और सिंचाई में योगदान करती है। बिहार की प्रमुख झीलें देखिए, इम्पोर्टेंट है। अनुपम झील कैमूर जिले में पड़ता है। अनुपम झील कहाँ पड़ता है? कैमूर जिले में पड़ता है। कांवर झील कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में पड़ता है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील का निर्माण गंडक नदी के विसर्फों से हुआ है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील का निर्माण गंडक नदी के विसर्फों से ही हुआ है। तो अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में। कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में। गोगावेल झील कहाँ है? कटिहार में। गोगावेल झील कहाँ पड़ता है? कटिहार में। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पड़ता है? सहरसा में। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में पड़ता है। और बारीला झील कहाँ पड़ता है? वैशाली में। बारीला झील कहाँ पड़ता है? वैशाली में, याद रखिएगा। तो देखिए, बिहार के प्रमुख जिले ग्राफ के अकॉर्डिंग दिया गया है। सागर पोखरा झील है, अनुपम झील है, ठीक है, गंगा सागर झील है, कुशेश्वर झील है। ये सब कैसे कैसे हैं? नदियों के ग्राफ के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, बिहार के कुछ गर्म जलकुंड है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, गर्म जलकुंड से मतलब है प्राकृतिक गड्ढों से है, जिनसे स्वतः ही गर्म जल बाहर निकलता रहता है। बिहार में ये जलकुंड मुख्यतः राजगीर तथा मुंगेर जिले में मिलते हैं। देख लीजिए गर्म जलकुंड और कहाँ अवस्थित हैं। तो सूर्यकुंड जलकुंड कहाँ स्थित है? ये गर्म जलकुंड है, राजगीर में पाया जाता है। ठीक है, सूर्यकुंड गर्म जलकुंड है और ये राजगीर में पाया जाता है। सप्तधारा गर्म जलकुंड है और ये भी राजगीर में पाया जाता है। ब्रह्मकुंड गर्म जलकुंड है, यह राजगीर में पाया जाता है, राजगीर में। और यह गोमुख कुंड ये भी गर्म जलकुंड है, यह भी राजगीर में पाया जाता है। नानक कुंड यह भी गर्म जलकुंड है, यह भी राजगीर में पाया जाता है। तो सूर्यकुंड, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड, ये सब कहाँ पाया जाता है? राजगीर में। सूर्यकुंड, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड राजगीर में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ऋषि कुंड की, तो देखिए मुंगेर दो, यहाँ पर देखिए कैसे याद करना है। 5 गो जो है ये गर्म जल कुंड है, और ये सब आपका ये सब गर्म जल कुंड है, याद रखिएगा। जितना है ये सब गर्म जल कुंड है, राजगीर और मुंगेर में ही पाया जाता है। तो ऋषि कुंड, ठीक है, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीषम बांध, ये सब मुंगेर में पाया जाता है। ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीषम बांध मुंगेर में पाया जाता है। रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड, अग्नि कुंड, ये सब
अग्निकुंड सिर्फ गया में पाया जाता है, बाकी रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड ये सब मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं हमेशा कि बिहार में सिंचाई के प्रकार, सिंचाई से, ठीक है, सिंचाई के प्रकार में तो नहर सिंचाई, नहर से कितना परसेंट बिहार में सिंचाई होता है, ट्यूबवेल से कितना परसेंट सिंचाई होता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो नहर सिंचाई, ट्यूबवेल सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई और स्प्रिंकल सिंचाई, इसके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए, ट्यूबवेल सिंचाई का उपयोग बिहार के उन क्षेत्रों के व्यापक रूप से किया जाता है जहां भूजल प्रचुर मात्रा में होता है, यानी भूमिगत जल तक पहुंचने के लिए भूमि के पास ट्यूबवेल स्थापित किए गए थे, जिसे बाद में कृषि उपयोग के लिए सतह पर पंप किया जाता है। यह विधि उन क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभदायक है जहां सतही जल स्रोत कम मात्रा में है। प्रौद्योगिकी में प्रगति और किफ़ायती पंपिंग उपकरण की उपलब्धता के कारण बिहार में ट्यूबवेल सिंचाई तेज़ी से लोकप्रिय हो गई है। लिफ्ट सिंचाई की बात करें तो लिफ्ट सिंचाई में यांत्रिकी मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें पानी को कम ऊंचाई से ऊपर की ओर उठाया जाता है, और यह विधि पहाड़ी एवं लहरदार इलाकों के लिए उपयुक्त होता है। जहां गुरुत्वाकर्षण आधारित सिंचाई संभव नहीं होता है, वहां पर ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार में हमेशा जितने भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी जो परीक्षाएं होते हैं, एक प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 27% भाग नहरों के द्वारा सिंचाई किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत नहरों से सिंचाई होती है। तो बिहार के कुल कृषि का 27% भाग जो है यह नहर द्वारा सिंचित होती है। याद रखिएगा, बिहार में दो प्रकार की नहरें हैं, एक नितवाही नहरें और मौसमी नहरें। ठीक दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो है बिहार के प्रमुख नहरें, इसको देखेंगे हम लोग। सोन परियोजना में देख लेते हैं। इसके अंतर्गत बिहार की सबसे प्राचीन सोन नहर का निर्माण सोन नदी पर 1873 से 74 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ और डेहरी नामक स्थान पर किया गया था। ठीक है, तो सोन नदी परियोजना का निर्माण 1873 से 74 में किया गया था डेहरी नामक स्थान पर। सोन नदी से दो नहरें निकाली गई, पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन। पूर्वी सोन का नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाता है और इस नहर के द्वारा औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद जिले सिंचाई की जाती है। अगर हम पश्चिमी सोन नहर की बात करें तो इस नहर को सोन नदी के दक्षिणी हिस्से से डेहरी अनसोन नामक स्थान से निकाला गया है। इस नहर से भोजपुर, बक्सर जिलों में सिंचाई की जाती है। कोसी परियोजना, अगर हम कोसी परियोजना की बात करें तो भारत सरकार तथा नेपाल सरकार की आपसी सहमति के आधार पर 1954 में कोसी परियोजना की शुरुआत की गई तथा 1965 में यह बनकर तैयार किया गया। कोसी नदी के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण कर बिहार के सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, मधुबनी तथा खगड़िया में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। ठीक, तो कोसी परियोजना के अंतर्गत निर्मित नहरों को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो कोसी परियोजना की अगर हम बात करें तो पूर्वी कोसी नहर में देख लीजिए, हनुमान नगर जलाशय के पूर्वी हिस्सों से निकाली गई पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया एवं सहरसा जिले में सिंचाई की जाती है। पूर्वी कोसी नहर की मुख्य शाखा की लंबाई 44 किलोमीटर है, किंतु अगर इसकी 4 शाखाओं मुरलीगंज, जानकी नगर, पूर्णिया, अररिया तथा अन्य प्रशाखाओं को मिला दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 3038 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, तो हालांकि यहाँ से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं बनते, आगे देखिए। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। देखिए, गंडक परियोजना के बारे में जानेंगे हम लोग। यह परियोजना भारत तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के लिए भारत तथा नेपाल सरकार के बीच 1959 ईस्वी में समझौता संपन्न हुआ था और 1960 में इसका कार्य प्रारंभ किया गया। तो गंडक परियोजना द्वारा बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल को लाभ मिला है और गंडक परियोजना में बिहार के भैंसालोटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर लैब बैराज का निर्माण किया गया है। याद रखिएगा, और इस बैराज के दोनों तरफ पश्चिमी तथा पूर्वी गंडक नहरें निकाली गई है। पश्चिमी गंडक
नहर नेपाल में और पूर्वी गंडक नहर बिहार में निकाली गई है। इम्पोर्टेंट है। तो पश्चिम गंडक नहर से बिहार के सिवान और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। और पश्चिम गंडक नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। इसका कुछ हिस्सा नेपाल तथा एक बारह क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के गोपालगंज और सिवान जिले को काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होता है। अगर हम त्रिवेणी नहर की बात करें तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी से पश्चिमी चंपारण जिले के त्रिवेणी नामक स्थान से निकाली गई है। और इस नहर का निर्माण पश्चिम चंपारण जिले में सिंचाई को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है। ठीक, यहाँ से हालांकि प्रश्न नहीं बनते हैं लेकिन जानकारी के लिए रख सकते हैं। ये नहरें चंपारण जिले में ढाका एवं तीव्र नहरें, ये नहरें चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है। और ये गंडक नदी के सहायक नदियों ललवकिया तथा तीव्र नदी से निकाली गई है। कमला नहर की बात करें तो यह नहर दरभंगा जिले में कमला नदी से निकाली गई है। इस नहर के द्वारा मधुबनी क्षेत्र में सिंचाई किया जाता है। अगर हम नलकूप एवं कुएं की बात करें तो बिहार के मैदानी भाग में सिंचाई के साधन के रूप में कुओं और नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। मैदानी भाग में बिहार के मैदानी भूभाग की संरचना अति मुलायम, साथ ही जलस्तर ऊपर रहने के कारण कुओं से निर्माण करना आसान हो गया है। इसलिए यहाँ कुओं की बहुतायत संख्या देखने को मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिलता है। जैसे बिहार का चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, गया, नालंदा, पटना, भोजपुर तथा बक्सर जिले में विद्युत चलित नलकूपों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। तालाब तथा अन्य साधन की हम बात करें तो देखिए बिहार के सिवान, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गया आदि जिलों में तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। बिहार में कुल सिंचित भूमि का लाभ 11% तालाब के द्वारा सिंचित है। तालाब के अलावा आहर तथा पाइन के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। गया, नवादा, जमुई तथा बांका जिलों में आहर तथा पाइन के द्वारा भी सिंचाई किया जाता है। देख लीजिए, ऐसा दृश्य बिहार का है। ठीक है, कल्पना संरचना ये दृश्य है। ठीक है, बिहार में कृषि और पशुपालन का ये दृश्य है। देख लीजिए, हमारा बिहार ऐसा ही है। कृषि व पशुपालन बिहार में आजीविका का प्रमुख साधन है, जो राज्य की खाद्य सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास को सहारा देता है। इस कार्य में बिहार की लगभग 75% कार्यशील जनसंख्या लगी हुई है। यहाँ खदान फसल की बात करें तो इसके अंतर्गत धान, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, रागा ये सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। बिहार में कृषि की संरचना की अगर हम बात करें तो बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में कृषि की सघनता अधिक है। इस क्षेत्र के लगभग 65 से 80% भूभाग पर कृषि की जाती है। उत्तरी बिहार में कृषि प्रणाली काफ़ी उन्नत किस्म की है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अवस्थित गंडक एवं कोसी के मैदानी भागों में वर्ष में 4 प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। वर्ष में 4 भदई फसल, अगहनी फसल देख लीजिए, ये सब है। रबी फसल है। ठीक है, ये सब तो देख लेते हैं बारी बारी। भदई फसल की बात करें हम तो इसके अंतर्गत कम समय में तैयार होने वाला फसल की खेती किया जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, धान, मक्का और कुछ तिलहन हो गया। अगहनी फसल की बात करें तो इसमें देख लीजिए आप कि इसमें आ जाएगा आपका धान की खेती मशहूर होगा। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया फेमस है इसके लिए। अगर हम रबी फसल की बात करें तो रबी फसल में देख लीजिए, रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में काट लिया जाता है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि की खेती की जाती है, जबकि गेहूं प्रमुख फसल है। रबी की फसल हेतु सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए जिस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा पर्याप्त रूप में विद्यमान है वहाँ इसकी उपज ज़्यादा है। मध्य बिहार में रबी की प्रमुख फसलों में खेसारी, जैसे बिहार में है ना खेसारी लाल यादव सिंगर, उनके नाम पर आप याद रख सकते हैं खेसारी। तथा ताल क्षेत्र में मसूर और सब्जियों की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। गंगा के मैदान के पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर रबी का उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होता है। जायद फसल की बात करें तो देखिए, जायद फसलों के लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होनी अनिवार्य है। ठीक है, यानी जायद फसलों के लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होना अनिवार्य है। आपको पीछे जो दिखाई दे रहा है ना, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, इसको एडिट कर बनाया गया है।
यह फसल मई जून में बोई जाती है तथा जुलाई अगस्त तक काट ली जाती है। जायद फसल के अंतर्गत मक्का, मरुआ होता है ना, मरुआ अच्छा लगता है, अब दूध में खाएंगे तो। माही, जवार, पटसन, ये सब फेमस है। ठीक। धान की खेती के लिए उपयोग क्षेत्र बिहार का मध्यवर्ती मैदान धान की खेती क्षेत्र के लिए उपयोग है। बूढ़ी गंडक और कोसी के बीच का क्षेत्र, यह क्षेत्र धान की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयोग माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा में उपजाऊ होता है और ये मिट्टी भी उपजाऊ होती है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो होती है। ठीक। उसके बाद धान की खेती का क्षेत्रफल, तो बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि के लिए 46% हिस्से पर धान की खेती होती है। ठीक। और धान की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ कैसा होना चाहिए? तापमान, ये प्रश्न पूछा होगा बीपीएससी में, ठीक है ना। धान की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, तापमान, उच्च तापमान आवश्यक है, वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा तभी उपयुक्त होगा, और मिट्टी क्या है? उपजाऊ होती है। ये ऑप्शन चारों सभी सही होगा, ऐसा प्रश्न पूछा है प्रीवियस ईयर में, देख लीजिएगा। ठीक। धान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर है। ठीक है, धान का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद। और धान के विभिन्न फसलें देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में खेती का क्षेत्रफल बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 30% है गेहूं का खेती के लिए, धान के लिए 46%। तो आदर्श परिस्थितियों में देखें, सामान्य वर्षा होना चाहिए गेहूं की खेती के लिए, अच्छी सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए और दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और ये क्षेत्र रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण फेमस है गेहूं के लिए, रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण। ठीक। अगर बिहार की खेती में मक्का की बात करें तो इसको 10% हिस्सा पर खेती होती है मक्का का बिहार में। ठीक। कोसी क्षेत्र का भागलपुर, उत्तरी क्षेत्र, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, ये बड़े पैमाने पर यहाँ खेती होती है मक्का की। ठीक है, उत्पादन के आधार पर कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया ये बड़े लेवल पर है मक्का की दृष्टि में। तो देखिए, हम ज्वार की बात कर लेते हैं। ठीक है, जौ जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए आदर्श जलवायु में देखेंगे समशीतोष्ण जलवायु जौ की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देख लीजिए, चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, सारण है। ज्वार में देखिएगा फसल का प्रकार, ज्वार एक मोटा अनाज है जिसे कम उपजाऊ मिट्टी और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। अगर हम प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखें जौ के मामले में, तो भोजपुर, बक्सर, चंपारण, मुंगेर, भोजपुर, बक्सर, चंपारण, मुंगेर है। बिहार की प्रमुख फसल की बात करें तो रागी जिसको मरुआ बोलते हैं, राष्ट्रीय स्थान रागी के उत्पादन में बिहार का देश में प्रमुख स्थान है। अगर हम उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण, गया प्रमुख जिले हैं बिहार का, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण, गया। बाजरा की अगर हम इसमें बात करें तो ये बाजरा भी मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं, बाजरा मोटे अनाज की श्रेणी में। और 2023 बिहार का जो वर्ष था वो मोटे अनाज के रूप में उसे केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो अभी पटना, मुंगेर, गया, भोजपुर, बक्सर, पटना, मुंगेर, गया, भोजपुर, बक्सर ये बाजरा उत्पादन में प्रमुख है दोस्तों। बिहार के प्रमुख फसलें में और देखिए, तिलहन की बात करें तो ये तीसी, तिल, सरसों, रेंडी होता है। खेती की विशेषता, इनकी खेती बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से होती है। अगर हम तीसी की बात करें तो चिकनी मिट्टी तीसी की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तीसी की खेती के लिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र में देख लीजिए, गंगा का मैदान, विशेष रूप से दरभंगा इसमें फेमस है। और अधिक उत्पादन की दृष्टि से देखें तो पटना, बक्सर, गया, भोजपुर हो जाएगा, पटना, गया, बक्सर, भोजपुर हो जाएगा। राई सरसों की बात करें हम तो ये सरसों का सबसे अधिक उत्पादन गंगा के उत्तरी मैदान क्षेत्र में होता है। अगर हम रेहड़ी की बात करें तो इसका उत्पादन कम उपजाऊ वाले भूमि के क्षेत्र में किया जाता है। बिहार में इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है भागलपुर, मुंगेर, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया दोस्तों। ठीक। और तिल की बात करें तो बिहार में तिल उत्पादक क्षेत्र चंपारण और शाहाबाद हो जाएगा, शाहाबाद। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा इसके तेल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है। दलहन फसल में देखेंगे तो दलहन के अंतर्गत अरहर होगा जिसे रहरी बोलते हैं। ठीक है ना। चना, मसूर, मूंग, खेसारी की खेती की जाती है दलहन के क्षेत्र में। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, व्यावसायिक फसलें, कमर्शियल क्रॉप्स जिसको बोलते हैं। तो व्यावसायिक फसलें में गाना, मेस्ता आता है और एक और है गाना, मेस्ता, मखाना। ठीक है, तो इसको बारी बारी से देख लीजिए।
गन्ना की बात करें तो गन्ना उत्पादन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ होनी चाहिए और इसके लिए टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। अच्छी किस्म की जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए और अधिक वर्षा होना चाहिए सिंचाई के लिए, गन्ना की खेती के लिए। और इसके प्रमुख उत्पादक जिले क्रमशः अगर बात करें तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं गोपालगंज है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं गोपालगंज है। बिहार में लगभग 3 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर गन्ने की खेती होती है। कितने? 3 लाख। अगर हम मेस्ता की बात करें तो रेशेदार फसलों में जूट की बाद सनई और मेस्ता महत्वपूर्ण होते हैं। सनई रहरी के जैसा इसका पेड़ होता है, ठीक है, फूल होता है और उसका सब्जी चोखा बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेस्ता के उत्पादन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ है, अत्यधिक वर्षा, उपजाऊ मृदा तथा उच्च तापमान होता है। बिहार में मेस्ता उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है पूर्णिया, सहरसा, चंपारण, सारण, पटना, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि ये सब है। अगर हम इसमें मखाना की बात करें तो मखाना की खेती में बिहार देश का प्रथम राज्य है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज तथा सुपौल है। बिहार का मिथिलांचल मखाना के लिए प्रसिद्ध है। अगर इसमें हम बात करें बिहार में मिर्च के प्रमुख उत्पादक जिले तो ये पटना, दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, भोजपुर, पूर्णिया तथा पूर्वी चंपारण है। ठीक। फल देख लीजिए बिहार का इम्पोर्टेंट फल। बिहार में आम, लीची, केला, चीकू, अमरूद, पपीता आदि की कृषि व्यापक रूप से की जाती है। बिहार में कुल फलों के उत्पादन में पिछले 3 वर्षों में केला का सर्वाधिक 39.5% हिस्सा रहा। इसके बाद आम का रहा था। वर्ष 2021-22 में बिहार में मुख्य फलों का उत्पादन इस प्रकार था: केला 19.68 लाख टन, आम 15.50 लाख टन, अमरूद 4.04 लाख टन में लीची 3.08 लाख टन था। मखाने और अरवल की बात करें, आंवला की, तो मखाना और आंवला को छोड़कर शेष फलों के उत्पादन के गत 3 वर्ष 2019 से 20 और 2021-22 के दौरान धनात्मक वृद्धि दरें दर्ज हुई थी। अगर हम जूट के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान की बात करें तो प्रमुख स्थान है, ठीक है, और इसकी खेती जलोढ़ मिट्टी तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। जूट का बिहार का पूर्णिया जिला प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र है और इसका प्रयोग पैकेजिंग का सामान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि के निर्मित टाटी होता है ना, मोरई टाटी, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अन्य उत्पादक क्षेत्र कटिहार, सहरसा, भोजपुर, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा हो गया। प्रश्न पूछते हैं कि बिहार में तंबाकू और बागवानी का उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो बिहार में तंबाकू का उत्पादन होता है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया। और ये 14,000 हेक्टेयर भूमि पर तंबाकू की खेती होती है इसमें दोस्तों। ठीक। आगे अगर बागवानी की हम बात करें तो राज्य के शेष 15 जिलों में भी इस पैटर्न पर काम चल रहा है बागवानी को लेकर। ठीक। 23 जिलों में काम चालू है। देखिए यहाँ से हर छत्ते पर 75% सब्सिडी हो रहा है मधुमक्खी पालन में। विशेष मखाना विकास कार्यक्रम का काम चालू है। 11 मखाना उत्पादक जिलों में हो रहा है बिहार में। अगस्त 2022 में मिथिला मखाने को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो अगस्त 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, जिससे इस उत्पाद को एक नई पहचान मिली है। जीआई टैग प्राप्त अगर बिहार में देखें तो शाही लीची, जर्दालू आम, मगही पान और कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है। बिहार के शाही लीची, जर्दालू आम, याद रखिएगा, शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान को जीआई टैग मिल गया है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधित योजना। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधित योजना उद्देश्य है कृषि पंप सेटों को अधिक बिजली कनेक्शन प्रदान करना। कृषि पंप सेटों को अधिक बिजली कनेक्शन प्राप्त करना। अगर हम इस पर दर बात करें तो 1329.61 करोड़ के बजट के साथ योजना की शुरुआत 2020 में की गई। योजना का कार्यान्वयन मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य, यानी पूरा हो गया, ये तो 2024 है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता योजना की हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली की टैरिफ पर सब्सिडी प्रदान करना। ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो यह योजना 2020 में शुरू की गई थी और वर्तमान में भी जारी है। तो मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना 2020 में शुरू किया गया था। अगर हम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2016 में हुआ था।
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य है इसका वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और विस्तार। कृषि परियोजना के लिए समर्पित फीडर उपलब्ध कराना। अगर बिहार राज्य फसल सहायता योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2018 से हुआ है। इसका उद्देश्य था प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर वित्तीय सहायता देना। सहायता राशि 20% के कम नुकसान पर 7500 प्रति हेक्टेयर देना है। 20% से अधिक नुकसान पर 10,000 प्रति हेक्टेयर। ठीक, तो लाभार्थी रैयत और गैर रैयती किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए किया गया था। लीजिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरुआत 2007 में हुआ। उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना और देश की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता पूरी करना है। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम शुरुआत सितंबर 2019 में हुआ। उद्देश्य की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि तकनीकों को अनुकूल बनाना। ये पायलट मतलब पहले 8 जिलों में था, अब सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया। अगर हम जैविक कॉरिडोर योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2019 से 20 में किया गया था और इसका अवधि था तीसरे कृषि रोड मैप 2017-22 के अंतर्गत किया गया था। और बिहार के 13 जिलों में जो ज़िले हैं जहां पर जैविक कॉरिडोर योजना चालू है, 13 जिलों में अभी चालू है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत राज्य के सभी राजस्व गाँव में हो चुका है और विशेष पहल दलहन और तिलहन के बीच प्रतिस्थापन दर में सुधार हेना किया गया है। तो देखिए, यहाँ से ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि सिंचित क्षेत्र बिहार में कितना है, ठीक ना। तो मुख्य स्रोत नलकूप, कुएं और नलकूप से 63.4% बिहार में सिंचाई होता है और नहर से 30.9% और सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र रोहतास होता है 4.5 लाख हेक्टेयर और सबसे कम शिवहर 0.26 लाख हेक्टेयर। पश्चिम कोसी नहरी योजना की बात करें तो परियोजना का विस्तार नेपाल है और भारत, ठीक है, भारत में 56.69 किलोमीटर फैला हुआ है।